हेलो एवरीवन। तो आज हम अब बात करेंगे बैंक समाधान विवरण कैसे तैयार करते हैं, कैसे उसको बनाना है हमको, उसके क्या क्या नियम हैं। तो आपने देखा होगा, ये आपका एक बैंक में आपके दो खाते होते हैं। हम लोग का जो खाता होता है वो होता है बचत खाता, और व्यापारी जो अपने व्यापार के लिए ओपन करवाता है वो होता है चालू खाता। तो ये दो खाते खुलते हैं। तो आपको देखना है, ये खाते का कोई मतलब नहीं है, ये आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए खुलवाते हो। ये होता है आपके बैंक दुकान के लिए, कोई भी व्यापारी जो अपनी दुकान के लिए ओपन करवाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप अपने व्यापार में कोई सा भी सौदे हैं, जितने भी सौदे हैं उनको लिखने के लिए कैश बुक बनाते हैं। डबल डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही जैसे तैयार करते हैं। तो उनमें उन मदों को लिखते हैं जो कैश से रिलेटेड होता है। तो द्विस्तंभी रोकड़ बही आप जब बनाते हैं तो ये आपने अपना रोकड़ बही बनाया, और ये आपका चालू खाता है। तो इसको हम मान लेते हैं बैंक का पासबुक। ये चालू खाते से लेन देन सारे आपके बैंक से रिलेटेड होंगे। अब आप रोकड़ बही का रोकड़ बही का शेष मान लीजिए आप, ये 10,000 रुपया आ रहा है। बैंक का भी 10,000 आना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने बैंक अकाउंट में जमा करोगे, आप ही वहाँ से निकालोगे। तो दोनों का शेष जो है, दोनों का बैलेंस जो है वो मैच होना चाहिए। ये मैच करने के लिए ही बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण इन दोनों को मैच करने के लिए बनाया जाता है। ये आप बनाते हो और ये बैंक में बनता है, बैंक का पासबुक। और ये बैंक समाधान विवरण जो है ये कस्टमर द्वारा बनाया जाता है, बैंक के कस्टमर द्वारा, आई मीन जो व्यापारी है उसके द्वारा। अब इसमें कुछ अंतर आते हैं। ये अंतर क्यों आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये अंतर दो तरीके से आ सकते हैं। समय के अंतराल के कारण, समय में डिफरेंस होने के कारण टाइम में डिफरेंस हो सकते हैं। आज आपने किसी चेक को जमा किया, मान लीजिए ये आप हैं, एक व्यापारी है, इसने किसी व्यक्ति को चेक दिया, ये व्यापारी है, इसने किसी व्यक्ति को चेक दिया, मान लो 5,000 रुपये का। अब इस व्यक्ति को चेक दिया 1 जनवरी को, बट ये व्यक्ति जो है 6 जनवरी को जाता है बैंक। ये आपका बैंक है, तो ये व्यक्ति 6 जनवरी को जाता है बैंक। ऐसे में क्या होगा, आपने तो उसको 1 जनवरी को दिया था, 1 जनवरी को आपने चेक दिया तो 10,000 आपके पास था, आपने कुछ पैसा जितने का भी चेक दिया होगा 5,000 का, तो 5,000 अपने में से काट लिया। 5,000 काटा क्योंकि आपने 1 जनवरी को इसको चेक दे दिया 5,000 रुपये का। अब ये व्यक्ति जो है ये 6 जनवरी को या 7 जनवरी को, हफ्ते दिन बाद या 15 दिन बाद ये जाता है बैंक। तो आपका पैसा कब कटेगा, जब ये व्यक्ति जाके चेक यहाँ पे प्रस्तुत करेगा। आपने जो चेक दिया है उसको यहाँ जाके प्रस्तुत करेगा, ये व्यक्ति इसको चेक देगा बैंक को, फिर बैंक उसको पैसा देता है। तो जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक आपका पैसा नहीं कटेगा। तो आपका बैंक का जो बैलेंस है वो 10,000 का 10,000 ही रहेगा, क्योंकि आपने 1 तारीख को दे दिया, ये 6-7 तारीख के बाद में जा रहा है कभी भी। तो जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तब तक आपका पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो सकता है। ये अंतर ऐसे इस कारण से आ सकते हैं। सेकंड कारण ये हो सकता है, आपने, ये आप हो, अब आप बैंक में चेक को जमा किए, कोई भी आपको चेक मिला होगा, प्राप्ति पत्र मिला होगा, जिसको आपने चेक या प्राप्ति पत्र को या कोई सा भी ड्राफ्ट हो उसको जमा किया बैंक में 1 जनवरी को। बट वो बैंक पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि वो चेक बैंक में जमा हुआ ही नहीं है। आपने जो 10,000 रुपये आपके पास था उसमें से 5,000, मान लीजिए ये 5,000 का आपने चेक बैंक भेजा जमा करने के लिए, आपने 1 जनवरी को भेजा, बट आपको पता चलता है कि वो बैंक में जमा ही नहीं हुआ है। वो बैंक तक पहुंच तो गया है, बट किसी टेक्निकल इशू से या किसी कारण से हो सकता है कि वो बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका ये बैलेंस तो ज़्यादा दिखाएगा, बैंक में तो वो जमा हुआ ही नहीं है। आपके पास 10,000 था, आपने 5,000 जमा कर दिया, तो ये हो जाएगा 15,000, बट वो बैंक तक पहुँचा ही नहीं है, तो वो आपका 10,000 का 10,000 ही दिखाएगा। तो ये समय के कारण ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चार्जेस है जो बैंक से कट जाते हैं, तो बैंक से कट गए, वो चीज़ें हमको नहीं पता है, हमने अपनी कैश बुक में नहीं उसको काटा है, तो ये ऐसे भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी कोई ब्याज है जो यहाँ पे बैंक में आपका जुड़ गया है, बट हमारे में नहीं जुड़ा, बैंक में जुड़ जाता है, हमको नहीं पता रहता। बैंक बीमा किस्त का भुगतान कर देता है, कोई चार्जेस हैं, चार्जेस यहाँ से कट जाते हैं बैंक में, तो बैंक से कट गया पर हमारे में नहीं कटा है। तो ऐसे ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये समय के कारण हो गया, समय का अंतराल, आपने ये चेक दिया और कुछ दिन बाद ही जाके जमा करने जाता है बैंक में। आपने आज 5,000 का जमा करने भेजा, बट वो बैंक में जमा ही नहीं हुआ है, तो इस समय के कारण हो सकता है। सेकंड चीज़ है कि बैंक या
व्यवसाय के लेन देनों के लेखांकन में की गई कोई कोई त्रुटियां होती है, कोई कोई गलतियां हो जाती है, जिसके कारण ये मैच नहीं हो पाते रोकड़ बही का और बैंक पासबुक का बैलेंस। ऐसे में ये इसके कारण हम ऐसे समझ सकते हैं, आपने अपने रोकड़ बही में किसी व्यक्ति से आपको पैसा मिला, आपको ये राम नाम का कोई व्यक्ति है, इससे 5,000 रुपये का चेक मिला, तो इस 5,000 को गलती से 2 बार एंट्री कर दिया, तो ये यहाँ का दोनों का मैच नहीं होगा जो बैलेंस है। ये 5,000 मिला, आपने इसको कभी गलती से 7,000 कर दिया, या फिर किसी व्यक्ति को भुगतान करना है, 5,000 भुगतान करना है, आपने उसको डबल कर दिया। भुगतान करना था, समाकलन साइड में लिखना था क्रेडिट पक्ष में, बट आपने उसको लिख दिया डेबिट पक्ष में। डेबिट पक्ष का आपने क्रेडिट में लिख दिया, तो ऐसे भी गलतियां होती है। पासबुक में भी ऐसे कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। तो ये इस कारण से बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, इन दोनों को मैच करने के लिए, कैश बुक का और बैंक पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। हम सबसे पहला देखते हैं जो कारण आता है, निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, ये फर्स्ट है। निर्गमित किए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, ये आपका पहला नंबर कारण है। इस कारण से आपके कैश बुक में और बैंक पासबुक में इसके बैलेंस में अंतर आता है, डिफरेंसेस आती हैं। तो इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यापारी हो, आपका व्यवसाय है कपड़े का और आपका नाम है राजीव। राजीव एक व्यवसायी है, इसने किसी राम नाम के व्यक्ति को 5,000 रुपये का चेक दिया। ये दिया 1 अप्रैल को। राजीव ने राम नाम के अपने किसी लेनदार को, हो सकता है उसने इसी राम नाम के व्यक्ति से माल खरीदा होगा कपड़े का, या राम से ऋण लिया होगा, तो इस राम नाम के व्यक्ति को 5,000 का चेक देता है 1 अप्रैल को। अब ये व्यक्ति व्यस्त हो सकता है या किसी और कारण से, हो सकता है ये विधायक का काम करता हो, तो ये अपने बैंक में जहाँ पे आपका अकाउंट है, तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाके ये चेक को जमा करेगा, तब बैंक इसको पैसा देगा। तो क्या होता है, ये व्यक्ति 1 अप्रैल को ना जाके 6 अप्रैल को पहुंचता है, ये बैंक पहुंचा। आपने कब किया था, 1 अप्रैल को इसको चेक दिया था, बट 1 अप्रैल को आपने चेक दिया था, ये 6 अप्रैल को जाके बैंक में प्रस्तुत करता है। तो ये समय के अंतराल के कारण, जिस दिन आपने दिया उस दिन आपने पैसा काट दिया था, आपके रोकड़ बही में 5,000 आपने काट दिया, बट आपको पता चलता है वो तो बैंक में प्रस्तुत हुआ ही नहीं है, तो इसलिए ये डिफरेंस आते हैं। ये वही है निर्गमित किए गए चेक। निर्गमित मीन्स होता है जारी करना, जारी करना मीन्स होता है किसी व्यक्ति को देना जो आपका लेनदार है, आपका क्रेडिटर है। इसको आपने चेक दिया जो भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है, प्रस्तुत कहाँ होता है, बैंक में, यहाँ पे नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। सेकंड नंबर है संग्रह हेतु भेजा गया चेक जो संग्रहित नहीं हुआ, ये आपका सेकंड नंबर कारण है। इस कारण से आपके बैंक पासबुक रोकड़ बही में चेंजेस अब ये राजीव जो है, राजीव नाम का व्यक्ति, इसको किसी अपने डेबिटर से चेक मिला होगा। ये मोहन नाम का इसका डेबिटर है, जिससे इसको चेक मिला, 1,000 का चेक मिला 6 अप्रैल का। मोहन से इसको चेक मिला, अब इस चेक को ये जमा करता है बैंक में। बैंक में ये जमा किया, मोहन से इसको चेक मिला था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को ये बैंक में जमा कर दिया। बट बैंक में कुछ कारण आता है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, बैंक के काम है ये, टेक्निकल इशूज़ या और एम्प्लॉयज़ का अगर काम सही से नहीं कर पाना, तो कुछ कुछ दिक्कतें आ सकती है, जिसके कारण ये बैंक में जमा नहीं हो पाया। ये 6 अप्रैल को ही भेजता है, 6 अप्रैल को यहाँ से मोहन से इसको मिला और 6 अप्रैल को ही ये भेज देता है। ऐसे में क्या होता है, इसने 6 अप्रैल को भेज दिया, अब किसी कारण से ये बैंक में जमा नहीं हो पाया है, तो आपने जिस दिन जमा करने के लिए भेजा, आपके अकाउंट में 10,000 थे और आपके कैश बुक का बैलेंस भी 10,000 रुपया था। जिस दिन आपने भेजा, आपने 6 अप्रैल को भेज दिया ये 1,000 का चेक, तो आपने अपने कैश बुक में बढ़ा लिया, क्योंकि आप बैंक में जमा करोगे चेक तो आपका पैसा बढ़ेगा। आपने 11,000 अपने कैश बुक को बढ़ा लिया, बट आपको पता चलता है वो तो बैंक में जमा हुआ ही नहीं है, तो बैंक का जो बैलेंस है बैंक पासबुक का वो 10,000 का 10,000 ही है। तो ये हो गया 11,000 और ये है 10,000।
तो इसमें गलती हो रही है, दोनों का शेष जो है मैच नहीं हो रहा है, तो आप अपने में फिर से इसको माइनस करोगे, इसलिए ये माइनस होता है। संग्रह हेतु भेजा गया चेक जो संग्रहित नहीं हुआ, इसलिए इसको माइनस करते हैं। निर्गमित किया गया चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ है। आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया था 5,000 रुपये का, जो वो बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है, तो आप जिस टाइम चेक दोगे उस टाइम अपने बैंक से माइनस कर लेते हो। 10,000 का आपके पास बैलेंस था, आपने 5,000 किसी को चेक दे दिया, तो उसी टाइम आपने माइनस कर दिया, बट आपको पता चलता है वो तो बैंक में प्रस्तुत किया ही नहीं है, हमारे बैंक से पैसा लिया ही नहीं है, तो इसको आप प्लस करोगे, क्योंकि आपने काट दिया था, जिस टाइम आपने दिया अपने कैशबुक में काट दिया, तो ये हो गया था 5,000 रुपया। अब आपका बैंक का जो पासबुक है वो 10,000 ही शेष दिखा रहा है, अभी तक शेष दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, 10,000 हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पासबुक से हम छेड़खानी नहीं कर सकते, अपने रोकड़ बही में कर सकते हैं प्लस या माइनस। तो पहले माइनस कर दिए थे, अब हमको शेष सेम लाने के लिए इसको फिर से प्लस करना पड़ेगा, तो ये होता है आपका प्लस, ये होगा आपका माइनस। वैसा ही थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में आपका है थर्ड नंबर में इसमें दिया है बैंक द्वारा डेबिट किए गए शुल्क व कमीशन। बैंक द्वारा कोई भी आपके अकाउंट से चार्जेस कटते हैं, बैंक शुल्क या कमीशन। आपके कैशबुक का बैलेंस था 10,000 रुपया, बैंक पासबुक का बैलेंस भी 10,000 ही रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। अब आपको पता चलता है बैंक शुल्क कोई चार्जेस हो सकता है जो 100 रुपया आपके बैंक पासबुक से कट गया, बैंक अकाउंट से कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 9,800 रुपया। बट आपको ये 100 रुपया जो कटा है ये आपको अभी तक नहीं पता है, तो आप अपने कैशबुक में कोई चेंजेस नहीं किए हो, ये बैंक से सीधा कटा है। जब आपको पता चलेगा तब इसमें करोगे, तो आपका बैलेंस जो है ये 10,000 का 10,000 ही दिखा रहा है। तो 10,000 में आप क्या करोगे, क्योंकि आप अपने कैशबुक में चेंजेस कर सकते हो, बैंक पासबुक में नहीं कर सकते, तो कैशबुक में फिर से हमको माइनस करना पड़ेगा। इसको सीधा सा समझ सकते हैं, अगर कोई चार्जेस बैंक से कटते हैं तो अपने कैशबुक में माइनस करना पड़ेगा, जो आपका शेष दिया है उसमें भी माइनस करना पड़ेगा। इसमें माइनस हुआ है तो अपने कैशबुक के शेष में माइनस करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई ब्याज प्लस होते हैं, लाभांश ब्याज या संग्रहित लाभांश, ऐसा कुछ प्लस होता है, आपके बैंक पासबुक में प्लस होता है तो अपने में भी प्लस करना पड़ेगा। इसमें माइनस हुआ तो इसमें भी हमारे में माइनस करना पड़ेगा, तो बैंक शुल्क आपके में माइनस होगा, कमीशन भी आपके बैंक अकाउंट से अगर कटता है तो वो भी माइनस होगा, इसको माइनस करते हैं। लाभांश, इसके आगे है लाभांश। लाभांश आपके बैंक अकाउंट में प्लस होता है तो आपके कैशबुक में भी प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद है ग्राहक द्वारा बैंक में प्रत्यक्ष जमा। ग्राहक द्वारा कोई कस्टमर है, अब ये मान लो आपका कोई कस्टमर है, ये आपका कस्टमर है, ये कस्टमर क्या करता है, आपके अकाउंट में सीधा जमा कर देगा, ये अकाउंट में सीधा जमा कर दिया। अब जमा करने के बाद आपके अकाउंट में तो पैसा आ गया, बट आपको नहीं पता रहता कि आपके अकाउंट में आ गया है, तो आपका अकाउंट का जो बैलेंस है, बैंक पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। 10,000 मान लो ये रहा होगा तो 1,000 उसने डाल दिया तो 11,000 हो गया, बट आपके रोकड़ में तो वो आपने नहीं जोड़ा है, आपके बैंक अकाउंट बस में जुड़ा है, आपको नहीं पता है कि वो पैसा मेरे अकाउंट में आ गया है, तो आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो उतना ही रहेगा। ये हो गया आपका 11,000 रुपया, क्योंकि 1,000 किसी ने डाल दिया और वो 10,000 का 10,000 है, तो इसमें जो प्लस हुआ अपने कैशबुक में भी उसको प्लस करना पड़ेगा। इसमें अगर कोई चीज़ें माइनस हुई है तो कैशबुक में भी माइनस करना पड़ता है। अगर नॉर्मली इसको समझे तो किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये डाला तो अपने में भी 1,000 हम प्लस करेंगे, ठीक है। अगला इसमें दिया है बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से सीधा भुगतान। अब कोई कोई सौदा ऐसा हो सकता है, अभी कोई कस्टमर ने आपके अकाउंट में जैसे ये जमा किया, अब आपका कोई बीमे का किस्त है, कोई आपने बाइक खरीदी उसका किस्त है, कोई फ़ोन का ईएमआई है, किसी भी चीज़ का जो ईएमआई है वो बैंक क्या करता है, आपने ऑटो पे चालू कर दिया होता है तो बैंक आपके अकाउंट से सीधा उसको काट देता है, बैंक पेमेंट कर देता है। बीमा किस्त हो सकता है, वो बाइक की किस्त हो सकती है, कार की किस्त हो सकती है, या किसी और भी चीज़ की किस्त हो सकती है, तो ऐसे किस्त को बैंक जो है आपके अकाउंट से काट देती है सीधा। तो ये 10,000 रुपया रहा होगा, इसमें से 4,000 रुपया किस्त का काट देती है, तो आपके बैंक अकाउंट से तो कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपया, बट आपके कैशबुक में तो कटा ही नहीं है, तो उसको आपको कैशबुक में भी काटना पड़ेगा। इसमें जो चीज़ें कटी है बैंक पासबुक में जो कटी है उसको आपको कैशबुक में भी काटना पड़ेगा, जो इसमें प्लस हुआ है आपके बैंक पासबुक में आपके कैशबुक में प्लस करना पड़ेगा। ये नॉर्मल से हम समझ सकते हैं। तो ये किस्त या किसी भी चीज़ का भुगतान बैंक आपके ओर से कर देता है, ग्राहक की ओर से। अब एक अगला आता है भुनाए गए विपत्र का अनादरण होना। भुनाए गए विपत्र का अनादरण होना को हम समझ सकते हैं। भुनाए गए विपत्र को हम समझ सकते हैं, आपको किसी व्यक्ति से
विपत्र मिला, उस विपत्र को आपने बैंक में जाकर ये आपने जमा कर दिया। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी वीक है, मेरे को नहीं आता है बनाना। आप कोई विपत्र को बैंक में जमा कर दिए, आई मीन भुना दिए, और बैंक ने आपको पैसा दे दिया। आपने बैंक में ये विपत्र जमा किया, आपको ये पैसा दे देता है। अब उसके बाद ये पता चलता है कि बैंक में जो जमा विपत्र है वो अनादृत हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, आपने वो बैंक में जमा कर दिया था, अब वो अनादृत होता है। आपको तो इससे पैसा मिल गया, आपने कोई विपत्र को यहाँ पे जमा किया, आपको पैसा मिल गया। आपको जैसे ये पैसा देता है तो आपके कैश बुक का पैसा बढ़ेगा। जैसे 10,000, हम 10,000 ये जूम करते हैं, 10,000 था, अब आपको ये 3,000 का ये विपत्र का पैसा मिल गया। आपने विपत्र को भुनाया और ये आपको पैसा देता है, तो आपका ये 13,000 रुपये हो गया, आपको पैसा मिला। तो अब आपका ये 13,000 हुआ है, बैंक का भी 13,000 होगा, क्योंकि बैंक कॉलम से ही संबंधित है, बैंक कॉलम में ही जाएगा, रोकड़ आपको नहीं मिल रहा है। बैंक से आप भुनाओगे तो आपका बैंक कॉलम का ही बढ़ेगा, तो ये भी 13,000 हो गया था। अब आपको पता चलता है ये अनादृत हो गया। अनादृत हो गया तो वो जो जमा हुआ था वो वापस होगा, ये जो आपने जमा किया था ये विपत्र वापस होगा, और जो हमको पैसा मिला था बढ़ गया था बैलेंस, 3,000 रुपये प्लस होता है, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा तो यहाँ पे भी आपका पैसा बढ़ जाएगा बैंक पासबुक में। अब आपको पता चलता है ये जो आपने विपत्र जमा किया था वो अनादृत हो गया। अनादृत होने पर क्या होता है, ये तुरंत इसमें से कट जाएगा, 3,000 रुपये इसमें से कट गया, तुरंत हट जाता है, डेबिट हो जाता है, क्योंकि अनादृत होता है तो बैंक को पता चलता है। उसके बाद आपका जो ये है, आपने ये नहीं किया है, आपका जो 3,000 जुड़ा हुआ था उसको आपने माइनस नहीं किया, तो इसको भी हमको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कट गया तो यहाँ से भी काटना पड़ेगा। यहाँ से माइनस हो गया है, हमको यहाँ माइनस करना बचा था, तो हमने यहाँ पे भी ये माइनस किया, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये, और ये तुरंत कट जाता है। जैसे पता चलता है बैंक विपत्र अनादित हुआ तो तुरंत कट जाता है, 10,000 तुरंत हो जाता है। अब दोनों का बैलेंस मैच हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आगे वो चार्ट हम समझेंगे। इसके बाद जो चार्ट दिया हुआ है इस चार्ट को समझेंगे हम, ये वाला।